हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट एंड सवर वंश एंड मोदा जोशी नॉवल एक्सप्लेनेशन का ये 24th पार्ट है। इस नॉवल के ओरिजिनल ऑथर है MXTX और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है एक्साइल डेविल्स ने। इसके डिटेल्स और इंग्लिश ट्रांसलेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वेनिंग अनकॉन्शियस जियान चेंग और विवुक्षा को लेकर यिलिंग जाकर पहुंचा। अपने कुछ डिसाइपल्स को बुलाकर वेनिंग खुद उन दोनों को गार्ड करके ले गया और एक बड़े से घर के बैकडोर से अंदर जाकर उन्हें एक छोटे से घर में लेकर पहुंचा। पर डोर क्लोज करते ही वुक्शन ने फिर से उसके गले को दबोच लिया। ये कहाँ ले आए हो? वेनिंग ने उन्हें बचाया है, ये तो सच बात है, पर वुक्शन ने एक पल के लिए भी अपना गार्ड नीचे नहीं किया। घर के अंदर आते हुए उसे यहाँ की लोगों की बातें सुनाई दी। वो लोग चीसान के एक्सेंट में बात कर रहे थे। उनकी बातों में उसे सुपरविजन ऑफिस शब्द भी सुनने को मिला। वेनिंग उन्हें यहाँ क्यों लाया है? वो उन लोगों के साथ करना क्या चाहता है? उसके सवालों के जवाब में वेनिंग ने बताया कि ये सच में सुपरविजन ऑफिस है, पर वो उनके साथ कुछ गलत करने के लिए उन्हें यहाँ नहीं लाया है। वो उन्हें यहाँ लाया है क्योंकि छुपने के लिए ये जगह ही सबसे ज़्यादा सेफ है। आप दोनों को यहाँ छुप कर रहना पड़ेगा, आप किसी के सामने मत आना, उसने कहा। वुक्शान ने इस बार वेनिंग को थैंक्स के साथ साथ सॉरी भी कहा, पर उसने बस जियानचेंग को एक बेड पर लेटाया ही था कि कोई डोर खोलकर आ गया। एक वोमन की आवाज़ सुनाई दी। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, ठीक से बताओ। आते ही पकड़े गए। वुक्शान ने तुरंत जियानचेंग को अपनी बॉडी से गार्ड कर दिया। वेनिंग की बोलती बंद हो गई। डोर पर जो खड़ी है वो एक सांवली सी मेडन है। उसका चेहरा स्वीट तो है, पर उसमें बहुत एरोगेंस है। उसके सनरोब बहुत ज़्यादा लाल है। उसकी पोजीशन बहुत हाई है, वो इन चौके जितना। बाहर से और लोगों की पैरों की आवाज़ आने लगी तो वुक्शियाँ अटैक के लिए रेडी हो गया, पर कुछ होने से पहले ही उस लड़की ने जल्दी से डोर को क्लोज कर दिया। बाहर किसी ने पूछा, ऑफिस लीडर वेन, क्या हुआ? डोर पर खड़ी लड़की ने कहा, कुछ नहीं, मेरा भाई वापस आ गया है और वो फिर से बीमार है, उसे सोने दो। चलो हम चलते हुए बात करते हैं। वो चली गई और उसके पीछे पीछे कुछ और लोग भी बातें करते हुए चले गए। वेनिंग ने चैन की सांस ली। मेरी दीदी। वेनचिंग तुम्हारी दीदी है? विवुक्षा ने पूछा। वेनिंग ने एम्बेरस्ड होकर कहा, मेरी दीदी बहुत पावरफुल है। वेनचिंग सच में पावरफुल है। वो चीसान वेन सेक्ट की काफ़ी फेमस एक कल्टिवेटर है। वो सेक्ट लीडर की बेटी नहीं है, बल्कि उसके एक बहुत डिस्टेंट कजिन की बेटी है। पर वेनचिंग के डैड के साथ वेन रूहान काफ़ी क्लोज हुआ करता था। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वेनचिंग लिबरल आर्ट्स में और मेडिसिन में काफ़ी एक्सपर्ट है, इसलिए वेन रूहान उसे प्रेफर करता है। वो उसे अपने साथ लेकर घूमता है और इसी वजह से वुक्शान ने उसे पहचान लिया। वो देखने में भी तो अच्छी है ना, वो कैसे उसे नहीं देखता? वुक्शान ने सुना था कि वेनचिंग का एक भाई भी है, पर वो शायद उतना एक्सेलेंट नहीं है, इसलिए कोई उसके बारे में नहीं बोलता है। तुम सच में वेनचिंग के भाई हो? विवुक्षा ने पूछा। वेनिंग को लगा कि वुक्शा इसलिए हैरान है क्योंकि उसकी दीदी के जैसे टैलेंटेड किसी का इतना वर्थलेस भाई कैसे हो सकता है। उसने धीरे से कहा, दीदी एक्सेलेंट है, मैं नहीं। नहीं नहीं, तुम भी अच्छे हो, वुक्शान ने कहा। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी दीदी ऑफिस लीडर है और तुम हमें यहाँ लेकर आ गए। तभी जियानचेंग हिलने लगा तो वुक्शा उसे देखने गया और वेनिंग उसके लिए मेडिसिन लाने चला गया। जियानचेंग को होश आते देख वुक्शा बहुत खुश हुआ था, पर उसके अजीब से शांत चेहरे को देखकर उसे डर लगने लगा। जियानचेंग के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, वो बस आंखें खोलकर सीलिंग को देख रहा है। वुक्शा उससे सवाल पूछने लगा। उसने उससे पूछा कि वो उसे पहचान पा रहा है या नहीं। जियानचेंग बिना कुछ बोले उठकर बैठा और अपने चेस्ट के डिसिप्लिन व्हिप के मार्क को देखकर हंसने लगा। ये मार्क कभी नहीं जाएगा, ये विवुक्षा को पता है, फिर भी उसने कहा कि वो इसको मिटाने का रास्ता निकालेगा। जियानचेंग ने उसे थप्पड़ मारा तो वुक्शा ने कहा, तुम्हें मुझे जितना मारना है मार लो। तुमने फील किया? जियानचेंग ने पूछा। क्या? वुक्शा ने पूछा। जियानचेंग की मार से उसे कुछ हुआ ही नहीं था। मेरा स्पिरिचुअल पावर, जियानचेंग ने पूछा। तुमने तो स्पिरिचुअल पावर यूज ही नहीं किया, वुक्शा ने कहा। मैंने किया,
जियान चेंग ने दांत पीसते हुए कहा। मैंने अपना पूरा स्पिरिचुअल पावर यूज़ किया। तुमने कुछ फील किया? एक बार और ट्राई करो, उषा ने कहा। चाहे जितनी बार मार लूँ कोई फ़ायदा नहीं, जियान चेंग ने कहा। उषा, तुम्हें पता है कोर मेल्टिंग हैंड का वैसा नाम क्यों है? क्योंकि उसके हाथ गोल्डन कोर को मेल्ट कर देते हैं और फिर तुम कभी अपना कोर डेवलप नहीं कर पाते हो। तुम हमेशा के लिए एक आम आदमी बन जाते हो। उसने मॉम डैड को मारने से पहले उनके गोल्डन कोर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। वुक्शा का दिमाग खराब होने लगा। वो बस कोर मेल्टिंग हैंड का नाम लेता रहा। जियान चेंग हंस उठा। वेंजुलिउ, मैं तुमसे रिवेंज लेना चाहता हूँ, पर कैसे लूँ? मैं तो अब पावरलेस हो गया हूँ। मैं कैसे रिवेंज लूँगा? जियान चेंग पागल की तरह हंसता रहा और वुक्शा जमीन पर गिरकर उसकी तरफ देखता रहा। उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहा। जियान चेंग कितना एम्बिशियस है ये उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। उसके लिए उसका स्पिरिचुअल पावर और गोल्डन कोर कितना इम्पोर्टेंट था, और अब उसने वो सब खो दिया। वुक्शा, तुमने मुझे क्यों बचाया? मेरे जीने का क्या फ़ायदा? अब तो मुझे बस उन वेन डॉग्स के कारनामे देखते रहना पड़ेगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ठीक इसी वक्त वेन निंग मेडिसिन का बाउल लेकर अंदर आया। उसके सनरोब को देखते ही जियान चेंग ने उसे लात मारा। वेन निंग गिर गया और काला लिक्विड उसके ऊपर गिर गया। उषा मेडिसिन लेने गया था। उसे गिरे हुए वेन निंग को उठाते देख जियान चेंग बहुत गुस्सा हो गया। वेन निंग डर कर पीछे हो गया। जियान चेंग वुक्शा का कॉलर पकड़कर हिलाने लगा। तुम्हें हो क्या गया है? एक वेन डॉग को देखकर तुम उसे ना मारकर उठा रहे हो? वुक्शा ने इजीली अपने आप को छुड़ा लिया। जियान चेंग ने भी अब रूम को नोटिस किया। वेन निंग ने बताया कि वो लोग कहाँ हैं और यहाँ वो लोग सेफ है। जियान चेंग ने कहा, वुक्शा, तुम उनके ट्रैप में आ गए हो? नहीं, वुक्शा ने जवाब दिया। तो हम किसी सुपरविजन ऑफिस में क्या कर रहे हैं? तुमने किसी वेन डॉग से मदद मांगी? जियान चेंग ने पूछा और फिर पागल की तरह हंसने लगा। वुक्शा उसे समझाने की बेकार कोशिश करता रहा। तभी अचानक डोर को लात मारकर एक रेड शैडो अंदर आ गई और एक सिल्वर लाइट झलक उठी। एक नीडल जाकर जियान चेंग के सर में लगी और वो बिस्तर पर गिर गया। डोर बंद करके वेन निंग ने लो वॉइस में डांटा, तुम उसे इतनी जोर से हंसने और चिल्लाने दे रहे थे? तुम चाहते हो कि सबको इनके बारे में पता चल जाए? दीदी, वेन निंग ने कहा। अब तुम्हें दीदी याद आ रही है, वेन चिंग ने कहा। तुम इतने बोल्ड कब से हो गए? तुम अब लोगों को छुपाने भी लगे हो, इसलिए तुम उनमें गए थे। तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से मिल रही है? वेन चाओ को पता चलेगा तो वो तुम्हें छोड़ देगा? अगर वो किसी को मारना चाहेगा तो क्या मैं उसे रोक पाऊंगी? वो बहुत जल्दी बोल रही थी। उषा कुछ बोल नहीं पाया। वेनिंग ने कहा, दीदी, यंग मास्टर वही, मुझे पता है कि तुमने जो किया वो आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड किया है, वेनचिंग ने कहा, इसलिए मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती। पर ये दोनों यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। तुम वहाँ गए और आ गए, उसी टाइम ये दोनों गायब हो गए। क्या वेनचाओ को कुछ समझ नहीं आएगा? वो लोग यहाँ भी ढूंढने आएंगे। ये ऑफिस मेरे अंडर है और ये तुम्हारा घर है। ये दोनों यहाँ मिलेंगे तो तुम्हारे ऊपर क्या आरोप लगेगा तुम्हें पता है? अगर रुक्शा खुद इंजर्ड होता तो वेनचिंग की बात सुनने के बाद वो यहाँ पर और नहीं रुकता। पर जियानचेंग की हालत ऐसी नहीं है कि वो उसे कहीं ले जा पाए। रुक्शा बिना कुछ बोले चुप रहा। वेननिंग ने प्रोटेस्ट किया तो वेनचिंग बोलने लगी, वो इंसेक्ट क्या कर रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उनके गलत कामों के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। वेन, मेरी तरफ ऐसे मत देखो। मैं ईलिंग की ऑफिसर लीडर हूँ। मैं एक मेडिक हूँ और मैं मेडिसिन बेचती हूँ। मैंने कभी किसी को नहीं मारा। जियान सेक्ट के किसी का खून मेरे हाथों में नहीं लगा है। ये बात सच है। किसी ने कभी नहीं सुना कि वेनचिंग के हाथों किसी ने जान गंवाई है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल केसेस में लोग उसकी मदद मांगते हैं। उसकी रेपुटेशन हमेशा से ही अच्छी है। वो वेन सेक्ट के बाकियों की तरह नहीं है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वेनचिंग ने कहा, वो निडल मत निकालना। उसकी आवाज़ बाहर से सुनाई दे रही थी। जब वो ठीक हो जाएगा तब उसे निकालना। मैं वेन चाओ के साथ डील नहीं करना चाहती। ख़ासतौर पर उसके साथ की उस औरत को देखते ही मुझे घिन आती है। वेनचिंग निकल गई तो वुक्शा ने कहा, उसने कहा कि हम कुछ दिन रह सकते हैं, है ना?
बाहर से अपने भाई की तरफ एक हाफ्स का पैकेट फेंककर वेनचिंग ने कहा, अगर तुम ग्रेटफुल हो तो थोड़ा एफर्ट लगाओ, इस दवाई को बॉयल करो। वेननिंग ने खुश होकर उस पैकेट को ले लिया। दीदी का मेडिसिन मेरे मेडिसिन से 100 गुना अच्छा होगा। विवुक्षा फाइनली रिलीव्ड हुआ। थैंक यू, उसने कहा। उसे पता है कि भाई उसकी मदद करना चाहता है और दीदी उस बात को अनदेखा कर रही है, और ऐसा करके ये दोनों भाई बहन अपने लिए खतरा मोड़ ले रहे हैं, क्योंकि वेन चाओ जिसे मारना चाहता है उसे वेनचिंग भी नहीं बचा सकती। जियानचिंग 3 दिन तक सोता रहा और इतने दिनों में उसके सारे चोट ठीक होने लगे। विवुक्षा 3 दिन तक सोचता रहा और 3 दिन बाद वो जियानचिंग को पीठ पर लेकर चला गया। एक फॉरेस्ट गार्ड से एक घर लेकर उसने जियानचिंग के सर से उस नीडल को निकाला। बहुत देर बाद जियानचिंग को होश आया, पर उसके बाद भी वो नहीं हिला। उसने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं पिया, कुछ नहीं खाया। शायद वो बस मौत के लिए इंतजार कर रहा है। क्या तुम सच में मरना चाहते हो? उक्षा ने पूछा। जी कर तो मैं रिवेंज नहीं ले पाऊंगा, जियानचिंग ने कहा। मरने के बाद तो मैं फिर भी एक फेरोसियस घोस्ट बन सकता हूँ। विवुक्षा ने कहा, बचपन से ही तुम्हारा सोल कामिंग सेरेमनी किया गया है, तुम मरकर भी फेरोसियस घोस्ट नहीं बन सकते। तो जीने और मरने में क्या फ़र्क है? जियानचिंग ने कहा, और उसी के साथ उसने बात करना बंद कर दिया। थोड़ी देर तक उसकी तरफ देखने के बाद उक्षा काम पर लग गया। शाम तक उसने खाना बना लिया और जियानचिंग को डिनर के लिए बुलाया। जियानचिंग ने उसे इग्नोर कर दिया। अपना चॉपस्टिक उठाकर उक्षा ने कहा, तुम अपना स्ट्रेंथ गेन नहीं करोगे तो हम तुम्हारे गोल्डन कोर को कैसे वापस लेने जाएंगे? जियानचिंग ने ब्लिंक किया। तुमने ठीक सुना, मैंने गोल्डन कोर वापस लाने की ही बात की है, उक्षा ने कहा। तुम्हें पता है ये कैसे हो सकता है? जियानचिंग ने पूछा। हाँ जानता हूँ, उक्षा ने कहा। तुम्हें पता है ना कि मेरी माँ बाओसन सनरेन की स्टूडेंट थी? ये बात सुनते ही जियानचिंग की आंखें चमक उठी। बाओसन सनरेन एक लेजेंडरी इमॉर्टल है। पता नहीं उनकी उम्र कितने 100 साल है। लोग कहते हैं कि वो मुर्दों को भी जिंदा कर सकती है और हड्डियों में भी मांस वापस ला सकती है। उक्षा ने कहा, मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है, मैं तुम्हें उनके पास ले जा सकता हूँ। जियानचिंग ने कहा, पर तुम्हें तो अपनी बचपन की बातें याद नहीं हैं। विवुक्षा ने कहा, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, कुछ चीज़ें इतनी बार याद आई कि उन्हें मैं भूल नहीं पाया। मुझे एक लेडी की वॉइस याद है, वो बार बार मुझे एक पता बता रही थी और साथ में और भी बहुत कुछ। उस वॉइस ने कहा था कि अगर कभी सिचुएशन मेरे हाथ से निकल जाए तो मैं पहाड़ में जाकर उस इमॉर्टल से मदद ले सकता हूँ। जियानचिंग रोल होकर बेड से उतर आया। विभूषण ने बाउल और चॉपस्टिक को उसकी तरफ किया। खाओ। जियानचिंग एक्साइटेड होकर कुछ बोलने गया तो विभूषण ने कहा कि अगर वो खाना खाएगा तभी वो आगे की बातें बोलेगा। जियानचिंग ने जल्दी से खाना खाना शुरू कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले वो होपलेस था, पर अब उसके सामने उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। मैं कुछ दिनों में तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा, उक्षण ने कहा। जियानचिंग ने कहा, आज? विभूषण ने कहा, तुम किस बात से डर रहे हो? वो 100 साल से ज़्यादा उम्र वाली इमॉर्टल है, क्या वो 2-3 दिन में गायब हो जाएंगी? कुछ दिन बाद ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे पहले उनसे ठीक से बात करनी पड़ेगी। नहीं तो अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ कर दिया और मास्टर को गुस्सा आ गया तब तो हम दोनों ख़त्म हो जाएंगे। जियानचिंग आंखें बड़ी बड़ी करके उक्षा की बातें सुन रहा था। उक्षा ने कहा, जब तुम माउंटेन के ऊपर जाओगे तब तुम आंखें खोलकर इधर उधर मत देखना। तुम्हें उस जगह के बारे में कुछ याद नहीं रखना है, किसी को नहीं देखना है, और वो लोग तुम्हें जो भी बोलेंगे तुम्हें वही करना पड़ेगा। ओके, जियानचिंग ने कहा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उक्षा ने कहा, अगर वो तुम्हें पूछे कि तुम कौन हो तो तुम बताना कि तुम जंग से सनरन के बेटे हो। तुम्हें अपनी असली आइडेंटिटी नहीं बतानी है। जियानचिंग ने कहा, ओके। उक्षा ने जो भी कहा जियानचिंग उसी बात पर सहमति जताने लगा। उक्षा ने उसे कुछ दिन आराम करने और ठीक से खाना खाने के लिए कहा, तब तक वो सब कुछ प्रिपेयर कर लेगा। जियानचिंग ने फाइनली रियलाइज़ किया कि उसने चॉपस्टिक्स को उल्टा पकड़ा है और खाना बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। कितना घटिया टेस्ट है।
उसने कहा। कुछ दिनों तक जियांचेंग को बाओसन संरन के बारे में सिखा पढ़ाकर वुक्शा उसको लेकर एक लंबी जर्नी में निकल पड़ा और फिर दोनों यीलिंग के एक रिमोट माउंटेन के नीचे आकर पहुंचे। ये माउंटेन हरे पेड़ों से कवर्ड है और इसका टॉप क्लाउड और मिस्ट से कवर्ड है। इसे देखकर हेवनली तो लगता है, पर यह वो माउंटेन नहीं है जिसे लोग सेलेस्टियल सोचते हैं। पिछले कुछ दिनों से जियांचेंग के मन में बहुत बार डाउट हुआ। उसे लगा या तो वुक्शा झूठ बोल रहा है, नहीं तो उसे ठीक से याद नहीं है, शायद वो कुछ गलती कर रहा है। उसने सवाल किया तो वुक्शा ने कॉन्फिडेंटली कहा, यही है, तुमसे झूठ बोलकर मेरा क्या फ़ायदा? क्या मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए खुश करके और ज़्यादा दुखी करना चाहता हूँ? इससे पहले भी उन दोनों में ऐसी ही बातें हुई है। माउंटेन की आधी ऊंचाई तक चढ़कर वुक्शा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ और नहीं जा पाऊँगा। फिर उसने एक कपड़े से जियांचेंग की आंखों को कवर कर दिया और वह बार बार बोलता रहा, तुम किसी भी हाल में अपनी आंखें मत खोलना। इस माउंटेन में कोई विष नहीं है। तुम धीरे धीरे चलते रहना। अगर तुम गिर भी गए तब भी तुम ये कपड़ा मत खोलना और तुम बोलोगे ये तुम वुक्शा हो और जो मैंने तुम्हें सिखाया है वैसा ही बोलना। उसका गोल्डन कोर वापस पाना उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जियांचेंग केयरलेस नहीं होगा। उसने नर्वसली नॉट किया। वो ऊपर जाने लगा और वुक्शा ने कहा कि वो माउंटेन के नीचे उसका इंतज़ार करेगा। जियांचेंग आगे चला गया तो वुक्शा ने दूसरा रास्ता पकड़ लिया। जियांचेंग 7 दिन पहाड़ में रहा। जिस छोटे से रिमोट टाउन में उसने उससे मिलने का वादा किया था, वुक्शा वहीं पर था। वो एक उबड़ खाबड़ रास्ते के साइड में स्क्वाट करके बैठा था और माउंटेन की तरफ देख रहा था। अभी तक जियांचेंग दिखाई नहीं दिया। वुक्शा अपने घुटनों में हाथ रखकर उठकर खड़ा हुआ और टाउन के इकलौते टी हाउस की तरफ चल पड़ा। टी हाउस में घुसते ही एक वेटर ने उसे अच्छे से ग्रीट किया। पिछले कुछ दिनों से वुक्शा अपने आप को साफ नहीं कर पाया है। ज़्यादातर टी हाउस में उसे घुसने ही नहीं दिया जाता है। ये लोग इतने अच्छे से उसे ग्रीट कर रहे हैं, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। वुक्शा ने गर्दन घुमाकर देखा तो उसे काले केप पहने हुए कुछ लोग दिखे। वुक्शा जल्दी से वापस जाने लगा, पर बाहर निकलते ही एक काले साये ने आकर उसके चेस्ट पर मारा। वुक्शा टेबल के ऊपर जा गिरा। अकाउंटेंट और वेटर टी हाउस से निकल गए और केप पहने हुए लोगों ने केप उतार दिया। सबने वेन सेट का यूनिफॉर्म पहन रखा है। वेन जुलियो अंदर आया और वुक्शा की स्ट्रगलिंग बॉडी को देखकर कुछ सोचने लगा। किसी ने वुक्शा के नी बेंट पर लात मारा तो वुक्शा फिर जमीन पर गिर गया। वुक्शा को वेनचाओ का चेहरा दिखा, जो बोल रहा था, इतनी जल्दी गिर गया? स्लॉटर जुआनू के केप में तो तुम बहुत उछल कूद कर रहे थे। देखो तुम अभी भी कितने एरोगेंट हो। वांग लिंगजाओ ने बेचैन होकर जल्दी से उसका हाथ काटने के लिए कहा तो वेनचाओ ने कहा कि इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। हाथ काटने से बहुत ब्लीडिंग होगा और अगर उससे वो मर गया तो मज़ा नहीं आएगा। बल्कि अगर पहले उसका गोल्डन कोर मेल्ट कर दिया जाए तो वो जियांचेंग के जैसा चिल्लाएगा और उससे ज़्यादा मज़ा आएगा। वांग लिंगजाओ भी सहमत हुई। वुक्शा ने खून थूकते हुए कहा, ठीक है, जो टॉर्चर टेक्निक्स है सब ले आओ। वेनचाओ ने कहा, मरने वाले हो पर तुम्हारी हीरोपंती नहीं गई। वुक्शा ने कोल्डली हंस दिया। उसी लिए तो खुश हूँ मैं। तुम में हिम्मत है तो तुम मुझे जितनी मर्जी टॉर्चर कर लो। जितना क्रूएल होगा उतना ही बेहतर। मरने के बाद मैं एक फेरोसियस घोस्ट बन जाऊंगा और दिन रात चिसानोइन सेक्ट को हॉन्ट करता रहूँगा। उसकी बात सुनकर वेनचाओ थोड़ा हेजिटेट करने लगा। बड़े सेक्ट के डिसाइपल्स बचपन से ही बहुत सारे सोल कमिंग सेरेमनीज में से गुजरते हैं, इसलिए वो लोग मरने के बाद फेरोसियस घोस्ट नहीं बनते हैं। पर वुक्शा तो एक सर्वेंट का बेटा है और पैदा होने के बाद वो जियान सेक्ट में नहीं था। उसने उन सब सेरेमनीज को एक्सपीरियंस नहीं किया है। अगर वो बहुत ज़्यादा रिसेंटफुल एनर्जी के साथ मरा तो वो एक फेरोसियस घोस्ट बन सकता है। मरने से पहले उसके साथ जितना ज़्यादा टॉर्चर किया जाएगा, घोस्ट बनने के बाद उसे कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल होगा। वांग लिंगजाओ ने उसकी बातों को हवा में उड़ा दिया। वो वेनचाओ को बताने लगी कि वुक्शा की बातें बिल्कुल मीनिंगलेस है और अगर वो घोस्ट बन भी गया तो वेनसेक्ट उसे संभाल ही लेगा। वही वुक्शा जानता है कि वो मरने वाला है,
इसलिए वो शांत है। उसके अंदर की नफरत अब एक डिटर्मिनेशन में बदल गई है। उसके एक्सप्रेशन को देखकर वेन चाओ को डर लगा। उसने उक्शा के पेट पर लात मारा। तुम अपने आप को समझते क्या हो? किसको डरा रहे हो तुम? सारे डिसाइपल्स मिलकर उक्शा को मारने लगे। थोड़ी देर बाद वेन चाओ ने उन्हें रुकने के लिए कहा तो उक्शा खुश हो गया। अब उसे मारा जाएगा। उसका एक फेरोसियस घोस्ट बनने का चांस 1/3 है। अगर उसे चांस मिला तो वो घोस्ट बनकर ही बदला लेगा। पर वेन चाओ ने कहा, वेंग, तुम्हें लगता है कि तुम किसी भी चीज़ से नहीं डरोगे? तुम अपनी ब्रेवरी का दिखावा करते रहो और मैं देखता हूँ कि तुम कितनी देर तक ऐसा कर सकते हो। वेन जिलू ने उक्शा को उठा लिया और सब लोग शॉर्ट्स में चढ़कर उड़कर जाने लगे। विवुक्षा ने सोचा कि जियान चेंग के साथ उसकी मुलाकात नहीं हो पाई, पर ये लोग उसे लेकर कहाँ जा रहे हैं? क्या वो उसे आसमान से नीचे फेंक देना चाहते हैं? बहुत देर तक उड़ने के बाद बादलों के बीच एक काला सा माउंटेन दिखाई देने लगा। वो माउंटेन एक मौत की घाटी जैसा लग रहा है, जिसे देखकर ही डर लगने लगता है। माउंटेन के ऊपर जाकर वेन चाओ रुक गया। वेंग, पता है इस जगह को बुरियल माउंट कहा जाता है। ये नाम सुनते ही उक्शा अंदर तक ठंडा हो गया। वेन चाओ ने कहा, युनमेंग के लोगों ने इसका नाम सुना होगा। ये एक कॉर्प्सेस का माउंटेन है। ये एक ओल्ड बैटल ग्राउंड है। यहाँ की मिट्टी मिट्टी नहीं है, इसमें बस डेड बॉडीज़ है। यहाँ की काली हवा को देख रहे हो? ये यहाँ का रिसेंटफुल एनर्जी है। वो इंसेक्ट भी इसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते। हमने बस इस जगह को घेर दिया है ताकि कोई यहाँ ना जा पाए। अभी दिन में ही ऐसी हालत है, रात को सोचो, अगर कोई लिविंग पर्सन यहाँ जाता है तो ना उसकी बॉडी कभी वापस आती है और ना उसका सोल। तुम भी फिर कभी यहाँ से निकल नहीं पाओगे। वेन चाओ ने उक्शा का बाल पकड़कर उसे नीचे फेंक दिया। 3 महीने बीत गए। वांग लिंगजाओ चिल्लाकर नींद से उठकर बैठी। वेन चाओ अपने डेस्क में बैठकर एक लेटर पढ़ रहा था। टेबल के ऊपर स्लैम करके उसने कहा, तुम फिर बीच रात में चिल्ला रही हो? वांग लिंगजाओ ने हाँफते हुए कहा, मैंने फिर से वही का सपना देखा, फिर से। वेन चाओ ने कहा, उसे बुरियल माउंट में फेंके हुए 3 महीने हो गए हैं। तुम अभी तक उसका सपना क्यों देख रही हो? पता नहीं, आजकल मुझे उसके सपने ज़्यादा आ रहे हैं, वांग लिंगजाओ ने कहा। लेटर को पढ़कर वेन चाओ पहले ही इरिटेट हो गया था। अब वो और इरिटेट हो गया। वो पहले जैसे वांग लिंगजाओ को बाहों में लेकर कॉम्फर्ट करता था। अब उसने वैसा नहीं किया। उसने कहा, फिर तुम सोए ही मत। वांग लिंगजाओ बेड से उतरकर टेबल पर आ गई। यंग मास्टर, कहीं हमने उसे वहाँ फेंक कर गलती तो नहीं कर दी? कहीं वो वापस तो नहीं आ गया? ऐसा कैसे हो सकता है? वेन चाओ ने कहा, अब तक हमने कितने लोगों को बुरियल माउंट की सफाई के लिए भेजा है, उसमें से कोई वापस आया है क्या? अब तक तो उसका कॉर्प्स भी सड़ गया होगा। वो तो और डरावनी बात है, वांग लिंगजाओ ने कहा। अगर वो फेरोसियस घोस्ट बन गया है तो? दोनों को ऊपर से गिरते हुए उक्शा के चेहरे का एक्सप्रेशन याद आ गया। दोनों ही कांप उठे। पर वेन चाओ ने कहा, जो बुरियल माउंट में मरते हैं उनका सोल वही बंधा हुआ रह जाता है, कभी बाहर नहीं निकल पाता है। डरो मत और मुझे इरिटेट मत करो, मैं पहले से ही इरिटेटेड हूँ। अपने हाथ के पेपर को गोला बनाकर फेंकते हुए उसने कहा, सनसेट कैंपेन, सन को शॉर्ट करना चाहते हैं वो लोग। वांग लिंगजाओ कुछ मीठी बातें बोलने गई तो वेन चाओ और गुस्सा हो गया। उसने उसे चले जाने के लिए कहा। वांग लिंगजाओ मुस्कुराकर बाहर निकल आई, पर बाहर जाते ही उसका चेहरा बदल गया। उसने उस लेटर को खोलकर देखा जिसे वो बाहर आते टाइम उठा कर ले आई थी। उसे अच्छे से पढ़ना तो नहीं आता है। बहुत कोशिश करके उसे जो समझ आया उससे उसके होश उड़ गए। किसी विरोधी सेक्ट के लीडर ने सेक्ट लीडर वेन के बड़े बेटे का सर काट दिया है और उसे बैटल एरे के सामने तलवार के नोक पर रख दिया है। गुसुलान सेक्ट को जला दिया गया और यूनमेंग जियांग सेक्ट को भी ख़त्म कर दिया गया। जिसने वेन सेक्ट के खिलाफ आवाज़ उठाई सबको दबा दिया गया या ख़त्म कर दिया गया। 3 महीने पहले जब निये, जीन, लान और जियान सेक्ट ने आपसी समझौता से सनसेट कैंपेन शुरू किया था तब किसी ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया था। सेक्ट लीडर वेन ने कहा था कि लैनलिंग जिंग सेक्ट
तो बाकी 3 सेक्ट को देखकर उनके साथ जुड़ गया है। बहुत जल्दी उसे समझ आ जाएगा कि इसमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है और वो फिर से वो सेक्ट के पैर में आकर पड़ जाएगा। न्यू सेक्ट का लीडर तो इतना स्टीफ है कि उसके अपने लोग ही उसके 2 टुकड़े कर देंगे। लान सेक्ट के लीडर के पोजीशन के लिए तो लान सिचन बच गया था, पर वो अभी भी बच्चा है, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। और जियान सेक्ट की हालत तो सबसे ख़राब है। जियान चेंग की उम्र लान सिचन से भी कम है। वो अभी भी एक दूध पीता हुआ बच्चा है और रेबल करने आ गया है। उसके साथ कोई नहीं है। नए डिसाइपल्स रिक्रूट करके वो अपने आप को सेक्ट लीडर बोल रहा है। वेन सेक्ट के साथ खड़े सब लोगों ने इस पूरे रेवेलियन को ही एक जोक मान लिया था, पर 3 महीने में बहुत कुछ बदल गया है। यूनमेंग और हेजान के बहुत जगहों को उन लोगों ने वापस ले लिया है और अब उन लोगों ने वेन जू का भी सर काट दिया है। थोड़ी देर सोचकर वांग लिंगजाओ अंदर अपने रूम में चली गई। उसकी आंखें फड़फड़ा रही है और उसका दिल बहुत घबरा रहा है। उसे जल्दी से भागना पड़ेगा। वेन चाओ एक औरत के साथ 6 महीने से ज़्यादा नहीं गुजारता है। वांग लिंगजाओ का भी 6 महीने हो गया है, पर उसने सोचा था कि वो दूसरों से अलग है। उसने सोचा था कि वो परमानेंटली वेन चाओ के साथ रह जाएगी, पर पिछले कुछ दिनों से वेन चाओ का इरिटेशन देखकर उसे अपनी जगह समझ आ गई है। उसने अपने बेड के नीचे से एक बॉक्स निकाला। इस बॉक्स में उसने पिछले 6 महीने से कीमती चीज़ें और वेपन्स जमा किए हैं। वो नहीं चाहती थी कि उसे कभी ये ज़िंदगी छोड़कर जाना पड़े, पर वो ऐसे दिन के लिए रेडी थी। अपने बॉक्स में कितना क्या है देखने के लिए उसने चाबी खोला तो उसने देखा कि उसमें कोई कीमती सामान नहीं, बल्कि एक बच्चा सिकुड़ कर पड़ा है। वो डर कर गिर गई। ऐसा कैसे हो सकता है? इस बॉक्स की एक ही चाबी है जो हमेशा उसके पास रहती है। इसके अंदर कोई बच्चा कैसे आ सकता है? उसने 1 महीने पहले इस बॉक्स को खोला था। उस टाइम अगर कोई बच्चा अंदर चला गया हो तो वो अब तक मर जाएगा। उसके लात मारने से वो बॉक्स पलट गया था। उसे सीधा करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो बहुत डर गई। भूत, भूत! एक भूत से लड़ने जैसा पावर उसमें नहीं है। पर उसे याद आया कि ये एक सुपरविज़न ऑफिस है। इसके सारे दीवारों पर तालिस्मान लगे हुए हैं, जिससे यहाँ पर कोई भूत नहीं आ सकता है। वो दौड़कर बाहर गई और एक तालिस्मान उतारकर अपने सीने पर लगा लिया। अपने रूम में जाकर उसने एक डंडे से बॉक्स को सीधा किया तो उसे उसके सारे कीमती सामान बॉक्स के अंदर दिखे। उसमें कोई बच्चा नहीं दिखा। वो अपना सामान गिनने लगी और तभी उसे उसके बेड के नीचे 2 जलती हुई आंखें दिखी। इस रात में वेन चाओ को 3rd टाइम वांग लिंगजाओ की चीख सुनाई दी। वो इरिटेट होकर उसे गाली देने लगा। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे इरिटेटिंग खबर आ रही है और उसे भी किसी और लड़की ढूंढने का टाइम नहीं मिल रहा है। उसे ये भी डर है कि जल्दबाजी में ढूंढी गई लड़कियां दुश्मन सेक्ट की भेजी गई एसेसिन भी हो सकती है। इसलिए उसने अब तक इस औरत को नहीं भगाया है, क्योंकि उसे अपने बिस्तर गर्म करने के लिए किसी न किसी को तो चाहिए ही। उसने चिल्लाकर उस औरत को चुप कराने का ऑर्डर दिया, पर बाहर से कोई जवाब नहीं आया। गुस्से से उसने एक स्टूल पर लात मारा और तभी बाहर से किसी ने डोर को खोल दिया। मैंने तुम्हें उस औरत को चुप कराने के लिए कहा है, यहाँ आने के लिए नहीं। बोलते बोलते वो पीछे मुड़ा तो उसे डोर पर एक औरत खड़ी हुई दिखी। उस औरत के चेहरे को जैसे एक बार तोड़कर दोबारा जोड़ा गया हो। उसके दोनों आंखों के पिपल्स 2 साइड में हैं। उसका पूरा चेहरा टेढ़ा मेढ़ा है। वेन चाओ ने चेहरे से नहीं, वांग लिंगजाओ के रिवीलिंग कपड़ों से उसे पहचाना। वांग लिंगजाओ अजीब आवाज़ में हेल्प हेल्प बोलते हुए आने लगी तो वेन चाओ ने तलवार निकालकर उसके ऊपर चला दिया। उसकी बॉडी में होल हो गया तो वांग लिंगजाओ दर्द हो रहा है बोलते हुए आगे आने लगी। वेन चाओ ने एक चेयर फेंका जो वांग लिंगजाओ की बॉडी में लगकर टूट गई। वह औरत नीचे बैठकर माफ़ी मांगने लगी। आई एम सॉरी, मुझे जाने दो, जाने दो, कहते हुए वो ज़मीन पर सर पटकने लगी। खून बहने लगा। वेन चाओ ने खिड़की से वेन जुलियो को बुलाया और वांग लिंगजाओ चेयर के पैर को उठाकर खाने लगी। उसने उस चेयर के पैर को निगल लिया देखकर वेन चाओ खिड़की से बाहर कूदने गया, पर बाहर कोर्टयार्ड में चांद की रोशनी में एक काला साया खड़ा हुआ दिखा। दोस्तों, आज का ये पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ।
आई होप आप लोगों को आज का ये पार्ट अच्छा लगा है। जैसा भी लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।